Hello everyone, welcome back to GK today. This is नुसरत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद सम स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड द रिवीजन सेशन एज वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली पैतोन तर्न शिनावात्रा became the youngest prime minister of which country? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है. तो ये एक्चुअली सिर्फ 37 इयर्स की हैं और हाल ही में ये बन गई हैं थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और किसके बाद बनी है? तो श्रेथा थैविसिन के डिसमिसल के बाद. इसी के साथ ये थर्ड मेंबर हैं शिनावात्रा फैमिली से. इनके पहले फादर इस पोजीशन पे थे और बाद में इनकी आंट भी इसी पोजीशन पे आई थी और ये थर्ड मेंबर इस फैमिली से टू होल्ड दिस पोजीशन. ठीक है, इन्होंने टोटल 319 वोट्स जीते हैं इन द पार्लियामेंट्री सेशन और इससे इनका स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव सपोर्ट ये दर्शाता है. डिस्पाइट कि इनके फैमिली का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थ्रू आउट रहा है, उसके बावजूद इन्होंने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, जैसे कि इन्होंने स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को देखा है, इसके अलावा पॉलिटिकल कंपटीशन वगैरह फेस किया है. इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है फ्यू थाई. ठीक है, और फिलहाल ये बहुत प्रेशर में है विद द पेंडिंग $14.25 बिलियन कैश हैंड आउट प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. याद रखिएगा, पैतोन तर्न शिनावात्रा जो है ये थाईलैंड कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं. ओके, इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार. आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले मेंबर कौन है शिनावात्रा फैमिली से टू बिकम द थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर. तो ये हैं थकसिन शिनावात्रा. ओके, ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम 2001 टू 2006. ओके, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि थकसिन शिनावात्रा ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फाउंड करी थी. तो इस पार्टी का नाम था थाई रक थाई पार्टी. फाइन. अब थाईलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कितने मेंबर्स हैं? तो टोटल यहाँ पे फिलहाल 500 मेंबर्स मौजूद हैं. इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो कौन सा चैम्बर है जो अपर हाउस है थाईलैंड के पार्लियामेंट में. सो दैट इज सेनेट. और जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है थाईलैंड का उसको इनैक्ट किया गया था 2017 में. ठीक है, थाईलैंड की करेंसी क्या है? तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये है भात. भात जो है वो थाईलैंड की करेंसी है फिलहाल. सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है थाईलैंड की जीडीपी में? सो दैट इज सर्विसेज सेक्टर इनका. और मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है थाईलैंड का इलेक्ट्रॉनिक्स. इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही फेमस हैं और ये काफी भारी मात्रा में ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को. ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग याद रखना है. इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पैतोन तर्न शिनावात्रा, ये फिलहाल यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं थाईलैंड कंट्री के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला हेल्ड? 17th दिव्य कला मेला जो हुआ है इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है, आपको ये बताना है. करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, रायपुर. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, कौन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार? ये हैं हमारे मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट किया है 17th दिव्य कला मेला को रायपुर में. और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है फिलहाल? विष्णु देव साई. इन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया था. यहाँ पे इन्होंने एग्री किया है इसके अलावा कि वो एलोकेट करेंगे लगभग 5 एकड़ की जमीन दिव्यांगजन पार्क के लिए इन द रायपुर सिटी. ठीक है, तो ये जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने और ये 16 से लेकर 23 ऑफ अगस्त तक रन कराया गया. इसमें लगभग 100 दिव्यांगजन आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है. इस इवेंट में एक जॉब फेयर भी इंक्लूडेड था और साथ ही एक लोन मेला अरेंज किया गया था टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेन्यू जरूर याद रखिएगा कि जो 17th एडिशन है दिव्य कला मेला का, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट में, इसकी रायपुर सिटी में. ठीक है, दिव्य कला मेला के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि इस मेला को पहली बार किस साल में ऑर्गेनाइज किया गया, तो 2018 में. ठीक है, कौन सी डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइज करती है दिव्य कला मेला को? सो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. पर्पस क्या होता है इस मेला का? जो भी हमारे दिव्यांगजन पीपल हैं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको याद रखनी है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तिकामगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, छत्तीसगढ़ की हम यहाँ पे बात करें अगर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट में, दैट इज बस्तार दशहरा. ओके,
इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में एक इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं इनको एम्पावर करने के लिए, एंड इट इज नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसको हम मनाते हैं 3 दिसंबर को, राइट। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है ग्लोबल डिसेबिलिटी इश्यूज के ऊपर? सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राइट। ये हो गया ऑल अबाउट द 17th दिव्य कला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन महाराष्ट्र। तो एकनाथ शिंदे द्वारा लीड की गई महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षा बंधन, जो अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरा है। इस स्कीम में होगा क्या? 1500 रुपए मंथली प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 1 करोड़ वुमेन को इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसको मॉडल किया गया है आफ्टर लाडली बहिना योजना, जो कि कौन से स्टेट की है? मध्य प्रदेश की, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये इनका परमानेंट इनिशिएटिव है। इस स्कीम का पर्पस क्या है? जो भी वुमेन के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना इन द स्टेट, और सिंबॉलिकली इसको टाई किया गया है रक्षाबंधन फेस्टिवल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुख्यमंत्री लाडली बहिना योजना मध्य प्रदेश की है, लेकिन मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र स्टेट की है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है महाराष्ट्र स्टेट की? तो दैट इज मराठी। कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि महाराष्ट्र में है और बहुत फेमस है, इसको लोग विजिट करने जाते हैं? दैट इज अजंता केव्स। ये क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि अजंता केव्स की लोकेशन क्या है। और अब यहाँ पे क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कौन से लोग एलिजिबल होते हैं? तो ऐसी सभी वुमेन्स जो कि 23 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं लाडली बहना योजना के लिए। इसमें कितना मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है? तो इसमें टोटल 1000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और लाडली बहना योजना को ऑफिशियल तरीके से मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के बारे में एक दो बातें और याद रखिएगा। सबसे पहले कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना में? तो 1500 रुपए, ठीक है। उसमें 1000 रुपए था, इसमें 1500 रुपए है। और कौन से स्टेट की स्कीम से इंस्पायर होकर इस योजना को लॉन्च किया गया? सो दैट वुड बी मध्य प्रदेश, राइट। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, where was the 17th edition of the International Earth Sciences Olympiad held? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन बीजिंग चाइना, ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट टीम ने मल्टीपल मेडल्स जीते हैं एट दिस 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड, जो कि कंडक्ट हुआ है बीजिंग में। कब से कब तक? 8 से लेके 16 अगस्त तक, ठीक है। इसको 2003 में स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड को। ये बेसिकली एक तरह का एनुअल कंपटीशन होता है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड। पर्पस यहाँ पे क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द अर्थ साइंसेज थ्रू टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये इवेंट बेसिकली इंकरेज करता है यंग लोगों को कि वो इंगेज करें अर्थ सिस्टम साइंसेज में और यहाँ पे आके एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डिस्कस करें। याद रखिएगा ये जो इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड है ये बेसिकली पार्ट है रीच आउट स्कीम का, और रीच आउट स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सिंस 2007, और लास्ट टाइम हमने इस इवेंट को होस्ट किया था 10th एडिशन इसका जो हुआ था, कहाँ पे? मैसूर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल इसका 17th एडिशन है। इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? तो दैट इज बीजिंग चाइना, ओके। कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड। सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस चीज को ओवरसी करती है? सो दैट इज इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IGEO। पर्पस इसके क्या होते हैं? तो अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द अर्थ साइंसेज, टीम वर्क को प्रमोट करना और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Recently, which state has become the 3rd state after Kerala and Bihar to introduce the menstrual leave policy for the working women? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा इसी के साथ 3rd स्टेट बन चुका है इंडिया में जिसने की मेंस्ट्रुअल लीव को इंट्रोड्यूस कराया है वर्किंग वुमेन के लिए इन बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। फिलहाल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा स्टेट के? तो ये हैं प्रवती परिदा। इन्होंने अनाउंस किया है कि वुमेन जो हैं वो 1 दिन की लीव ले सकती हैं अपने पहले या फिर दूसरे दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि उस दिन उनको पेन होता है और साथ ही जो फ्लो है वो भी काफी हैवी रहता है, तो उन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो पहले या दूसरे दिन वो अपनी इस साइकिल में छुट्टी ले सकती हैं। और ये जो नई पॉलिसी है ना सिर्फ ये गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए भी टोटली एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके पहले बिहार और केरला 2 स्टेट हैं जिन्होंने इस तरह की मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पे बिहार ऑफर करता है 2 दिन की छुट्टी पर मंथ वुमेन एम्प्लॉयज के लिए, और केरला स्टेट जो है ये 3 दिन की छुट्टी ऑफर करते हैं फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो थर्ड जो स्टेट है ऐसा इनिशिएटिव लेने के लिए वो है उड़ीसा स्टेट। फाइन, यहाँ पे चलिए कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कौन सी कंट्री है जिसने की पेड मेंस्ट्रुअल लीव का कॉन्सेप्ट निकाला था? सो दैट इज द कंट्री जापान। सबसे पहले जापान ने डिसाइड किया था कि हम पेड मेंस्ट्रुअल लीव फीमेल एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जो कि मेंस्ट्रुअल लीव एक्नॉलेज करती है एज द मदर्स डे? सो दैट इज द कंट्री जाम्बिया। ओके, कौन सी साउथ ईस्टर्न एशियन कंपनी है जिसने पहली बार मेंस्ट्रुअल लीव को ऑफर किया अपने एम्प्लॉयज के लिए 2020 में? सो दैट इज नाइकी इंडोनेशिया। फाइन, उड़ीसा के बारे में अगर हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें, सबको पता है कि उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? सिटी, भुवनेश्वर सिटी। इसके अलावा कौन सी एंशिएंट टेंपल है यहाँ पे जो जाना जाता है अपने एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए? तो दैट इज कोणार्क सन टेंपल। इसकी लोकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर थर्ड चीज यहाँ से पूछी जा सकती है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उड़ीसा की? तो दैट इज ओडिया। ठीक है, बिहार से एक स्टैटिक फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है बिहार की जो जाना जाता है अपने ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड। सो दैट इज द नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ डेडली एमपॉक्स वेरिएंट आउटसाइड अफ्रीका? कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला कंफर्म्ड केस अनाउंस कर दिया है डेडली एमपॉक्स वेरिएंट का आउटसाइड अफ्रीका? सो दैट इज द कंट्री स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने अपना पहला केस हाल ही में रिपोर्ट किया है ऑफ द डेंजरस क्लेड 1b वेरिएंट ऑफ एमपॉक्स, जिसकी वजह से ऑलरेडी सीवियर आउटब्रेक हो चुका है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सिंस सितंबर 2023। ठीक है, ये जो केस है ये कंफर्म हो गया है स्टॉकहोम में, और अब जो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है यानी कि ECDC, इन्होंने एग्जामिन किया है कि क्या रिस्क है इसके ट्रांसमिशन का स्वीडन में, क्योंकि फिलहाल इसको माना जा रहा है कि जो रिस्क है इसके फैलने का वो बहुत कम है ड्यू टू द कंट्रीज हाई वैक्सीनेशन रेट अगेंस्ट एमपॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री है जिसने पहला कंफर्म्ड केस डिक्लेयर किया है ऑफ डेडली एमपॉक्स वेरिएंट आउटसाइड अफ्रीका। दैट कंट्री इज स्वीडन। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होती है DRC में? तो दैट इज फ्रेंच। यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, एक बहुत फेमस रिवर कौन सी है DRC में? तो दैट इज कॉन्गो रिवर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल सिटी क्या है DRC की, तो दैट इज किनशासा। ओके, और यहीं अगर हम ECDC की बात करें यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस बॉडी को पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, और इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है सोलना, स्वीडन में। ठीक है, पर्पज इसका क्या है? तो इसका पर्पज है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अक्रॉस यूरोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइफून एम्पिल हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? टाइफून एम्पिल ने किस कंट्री को हाल ही में हिट किया है? सो दैट कंट्री इज सी ऑप्शन, जापान। ओके, तो टाइफून एम्पिल ने हिट किया है टोक्यो एरिया को विथ हैवी रेन्स एंड मड स्लाइड वार्निंग्स इन नॉर्दर्न जापान। टाइफून की वजह से बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल हो गई और ट्रेवल प्लान्स कैंसिल कर दिए गए हैं। इसकी जो विंड्स हैं वो लगभग 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से रन कर रही थी, और यहाँ पे वार्निंग दी गई फ्लड, लैंडस्लाइड और वायलेंट गस्ट को लेके। क्लाइमेट चेंज की वजह से टाइफून अराइज हुआ है, पर्टिकुलरली ये इंटेंस हुआ है बिकॉज ऑफ जापान्स प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, और इसने अब चैलेंज कर दिया है जापान के प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे टाइफून एम्पिल ने किस कंट्री को हिट किया? दैट कंट्री इज जापान। यहाँ पे कुछ हम स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग जापान। सबसे पहले जापान की टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है? इट इज माउंट फुजी। किस स्केल से आप मेजर करते हैं लैंडस्लाइड के मैग्नीट्यूड को? सो दैट इज लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैप। ओके, किस कंट्री में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है मडस्लाइड की अब तक? तो दैट कंट्री इज नेपाल। और ये जो मडस्लाइड्स होते हैं किसकी वजह से होते हैं? वे हैवी रेनफॉल की वजह से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक टाइफून या फिर एक किसी भी डिजास्टर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पोर्ट ऑफ ओडिशा विच वॉज सीन इन द न्यूज ड्यू टू एन अटैक ऑन इट्स पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पोर्ट ऑफ ओडिशा जो आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ एन अटैक ऑन इट्स पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में लाई करती है। करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, यूक्रेन। एक्चुअली रशियन फोर्सेज ने यहाँ पे अटैक किया है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इन ओडिशा, और इसी के साथ दो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग अ पोर्ट एम्प्लॉय एंड अ ग्रेन कैरियर ड्राइवर। ओके, तो ये जो अटैक हुआ है इसमें
बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू इस अटैक को कंडक्ट किया गया। यूक्रेन का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रिक्वेंट रशियन अटैक्स को झेल रहा है सिंस रशिया ने विड्रॉ किया है फ्रॉम अ यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड ग्रेन शिपमेंट डील, और कीव ने उसके बाद से क्रिएट कर लिया है अपना खुद का मैरीटाइम कॉरिडोर फॉर शिपमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ ओडेसा को बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया गया है, और किसने किया है, तो रशिया ने। किस कंट्री में पोर्ट ऑफ ओडेसा लाई करता है, दिस कंट्री इज यूक्रेन। ओके, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग रशियन बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले कौन सी रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल है जो जानी जाती है अपने कैपेबिलिटी के लिए ऑफ कैरिंग मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड, और ये बहुत फेमस है, सो दैट इज RS-24 यार्ड्स। ठीक है, ये जानी जाती है अपनी इस कैपेबिलिटी के लिए कि एक टाइम पे अपने मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है एक साथ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज क्या है रशिया के टोपोल M इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, सो दैट इज 11,000 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो हमने बात करी यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड ग्रेन शिपमेंट डील की, तो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है ग्रेन का अंडर द यूनाइटेड नेशंस ब्रोकर्ड डील, सो दैट कंट्री इज येमेन। ओके, और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये कब साइन किया गया था, जुलाई 2022 में। कौन सी यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कि ग्रेन शिपमेंट्स को कोऑर्डिनेट करती है अंडर द इनिशिएटिव, सो दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और यहीं पे जो यूक्रेन का ग्रेन एक्सपोर्ट है उसको कौन सा पोर्ट है कीव का जो कि अभी तक यूज किया जाता था, तो दैट इज बोरिस्पल पोर्ट। ओके, कौन सी मेजर रिवर है जो कीव को कनेक्ट करती है ब्लैक सी के साथ, सो दैट इज नाइपर रिवर। ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में थी फिलहाल कुछ दिनों पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरा पीक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, मेरा पीक कौन सी कंट्री में लाई करती है, करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन नेपाल। ठीक है, किस वजह से ये पीक न्यूज में आई है, क्योंकि एक ब्रिटिश मैन है जिन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है फॉर द हाईएस्ट एल्टीट्यूड SKI बेस जंप, जहां से इन्होंने छलांग लगाई थी 18,753 फीट पे ऑन मेरा पीक इन नेपाल। ठीक है, तो मेरा पीक जो है वो लोकेटेड है खुम्बू रीजन में इन द कंट्री नेपाल, और ये 6,476 मीटर्स अबव है सी लेवल से। इसी के साथ ये हाईएस्ट ट्रैकिंग पीक है कंट्री की। ठीक है, तो ये जो पीक है डोमिनेट करती है एरिया को बिटवीन द हिंकू एंड द होंगू द्रंकाज वैलीज, और ये कंसीडर किया जाता है एज द गेटवे टू द एवरेस्ट। ट्रैकर्स यूजुअली क्लाइम करते हैं मेरा सेंट्रल को, लेकिन जो मेरा नॉर्थ पीक है ये हाईएस्ट होती है। पहली बार मेरा पीक को क्लाइम किया था 1953 में, किसने किया था, कर्नल जिमी रॉबर्ट्स ने एंड सेन तेंजिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पीक न्यूज में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिटिश मैन है जिन्होंने अपना एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो पीक है कहाँ पे लाई करती है, योर आंसर इज नेपाल कंट्री। ओके, मेरा पीक की बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्लाइंबर्स कौन है जिन्होंने सक्सेसफुली असेंड किया है मेरा पीक को नेपाल में इन 1953, सो दैट आर कर्नल जिमी रॉबर्ट्स एंड सेन तेंजिंग। ठीक है, मेरा पीक कौन से रीजन में नेपाल के लोकेटेड है, सो दैट इज खुम्बू रीजन। हाइट क्या है मेरा पीक की इन मीटर्स अबव द सी लेवल, सो दैट इज 6,476 मीटर्स। ठीक है, कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले कुछ मजेदार बातें यहाँ पे करेंगे। किसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द लॉन्गेस्ट नेल ऑन द सिंगल हैंड, तो ये है श्रीधर चिल्लाल। ठीक है, इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर लॉन्गेस्ट नेल्स ऑन अ सिंगल हैंड। इनके जो नेल्स हैं एक सिंगल हैंड पे वो लगभग 909.6 सेंटीमीटर्स हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हुआ ये, लगभग 358 इंचेस। ठीक है, इन्होंने इन अपने नाखूनों को 66 ईयर्स तक बड़ा किया, और फिर 1952 के बाद से इन्होंने कट डाउन करना बिल्कुल बंद कर दिया, और फिर इन्होंने बाद में जाके इसको कट कराया 2018 में। ठीक है, इसी वजह से इनके पास ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके अलावा सेकेंड रिकॉर्ड देखते हैं, कौन सी सिटी है जहां पे लोगों ने सबसे ज्यादा किस किया एक दूसरे को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने के लिए, सो दैट इज मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको सिटी ने सेट किया है रिकॉर्ड को फॉर मोस्ट पीपल किसिंग साइमल्टेनियसली, और ये जो रिकॉर्ड है ये 14 फरवरी 2009 को अचीव किया गया। 14 फरवरी क्यों, क्योंकि इस दिन वैलेंटाइंस डे होता है ऑब्वियसली, और इसमें लगभग 39,897 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर वैलेंटाइंस डे, और ये जोकालो नाम की सिटी में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, थर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें हम बात करेंगे कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है जिन्होंने मैराथन को कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सो दैट इज द फौजा सिंह। ठीक है, फौजा सिंह के नाम रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट पर्सन टू कंप्लीट अ मैराथन। ये 100 ईयर्स ओल्ड थे उस टाइम पे, और इन्होंने टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन को कंप्लीट किया,
और ये माइलस्टोन इन्होंने 2011 में अचीव किया था। ठीक है, इनको आप टर्बानेट टोर्नाडो के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आप पढ़ सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एरी सिल्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ GI टैग प्रोडक्ट ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एरी सिल्क कौन से स्टेट का एक GI टैग प्रोडक्ट है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, असम। ठीक है, तो NEHHDC यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ऑब्टेन किया ओको टेक सर्टिफिकेशन अपने एरी सिल्क प्रोडक्ट के लिए। एरी सिल्क दुनिया का इकलौता वैगन सिल्क है, क्योंकि जो मॉथ इसमें होते हैं वो नेचुरली एग्जिट करते हैं कुकून को विदाउट बीइंग किल्ड। ठीक है, तो ये जो सिल्क है ये प्रोड्यूस होता है मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, स्पेशली असम में। साथ ही ये अब असम का एक GI टैग प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली एंश्योर करता है कि एरी सिल्क फ्री रहे फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट टोटली इको फ्रेंडली कंडीशंस में जनरेट हो। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन इनहांस करेगा एरी सिल्क के ग्लोबल एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, साथ ही यहाँ पे फोकस किया जाएगा इसकी सस्टेनेबिलिटी और रीजनल इंपॉर्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो एरी सिल्क एक GI टैग प्रोडक्ट है असम स्टेट का। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एरी सिल्क का एक और नाम क्या होता है, इसको आप कैस्टर सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और प्राइमरीली इसको कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज्यादातर ग्रो होता है। और कौन से स्टेट का GI टैग प्रोडक्ट बन गया है, तो आंसर इज असम। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इन इंडिया को गवर्न करती है, सो दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। और पहली बार किस चीज को GI टैग दिया गया था, सो इट इज दार्जिलिंग टी। ओके, GI टैग देने का फायदा क्या होता है, इससे उस प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, साथ ही मार्केट डिफरेंशिएशन मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो दैट इज मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। कौन सी ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो जानी जाती है अपने यूनिक हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, सो इट इज नागा ट्राइब। और मेजर लैंग्वेज फैमिली कौन सी है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में बोली जाती है, सो इट इज तिब्बतो बर्मन। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ जो हमारा आज का क्वेश्चन वाला सेशन था वो कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में रिवीजन अपनी देखेंगे। ठीक है, आज हम कौन सी 3 स्लाइड्स कवर करेंगे। फर्स्ट पे डिफेंस करंट अफेयर्स, सेकंड पे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कुछ देखेंगे और थर्ड पे एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम डिफेंस करंट अफेयर्स के कुछ MCQs देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो दिसंबर 2023 में इंडिया ने लॉन्च किया था अग्नि-1 को और तभी का ये क्वेश्चन है। आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि अग्नि-1 किस तरह की मिसाइल है, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर और किसी टाइप की है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद UAE's एज ग्रुप टू कोलैबोरेट ऑन ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड साइबर टेक्नोलॉजीज। ये एरोस्पेस कंपनी कौन सी है, अदानी डिफेंस। Directorate General of Quality Assurance is an inter-service organization functioning under which ministry? ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Which country hosts 21st edition of the multinational joint military exercise Khan Quest 2024? खान क्वेस्ट को हाल ही में होस्ट किया है मंगोलिया कंट्री ने और ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। Whose forthcoming memoir is titled as 4 Stars of Destiny? ये क्वेश्चन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। Recently, which Indian naval ship visited Vietnam country as a part of Indian Navy's operational deployment? ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के तहत हमारी INS किल्तन गई थी वियतनाम कंट्री को विजिट करने। विजय दिवस celebrated on 16th of December every year commemorates the victory of the Indian Armed Forces over Pakistan during the 1971 war. Who signed the instrument of surrender from Pakistan side on this day? और तो इस दिन पाकिस्तान की तरफ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2050? 2050 में लैंसेट स्टडी के मुताबिक इंडिया में प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट हो जाएगा 1.29, यानी कि ऑन एन एवरेज एक वुमेन के 1.29 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये 1.29 बच्चे कैसे होंगे, ये एवरेज निकाला गया है। ओके, Which organization recently released a report titled as Towards a Regenerative Blue Economy, Mapping the Blue Economy? ये रिपोर्ट पब्लिश की थी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने। According to the Henley and Partners report 2024, which Indian cities have been included in the top 50 wealthiest cities of the world? इनके मुताबिक टॉप 50 wealthiest cities हैं मुंबई और दिल्ली।
फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। इसका हेडक्वार्टर लाई करता है नायरोबी, केनिया में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कुछ एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ प्री साइक्लोन एक्सरसाइज फॉर द सीजन अप्रैल टू जून 2024? इसको कंडक्ट किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तीजू रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? तीजू रिवर फ्लो होती है थ्रू नागालैंड। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। Which country scientists recently discovered plastic eating fungi as a potential solution to the ocean pollution? Correct answer here is Germany. Which institute recently conducted a study on coral bleaching in the Lakshadweep Sea? यहाँ पे correct answer is ICAR, CMFRI यानी कि Central Marine Fisheries Research Institute. ICAR stands for Indian Council of Agricultural Research. Hercules belong to which one of the following species? Hercules क्या है? ये एक spider की species होती है। Naraspur crochet lace which has recently received a GI tag belongs to which Indian state? ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश को। कुछ दिनों पहले मार्च में इसको GI टैग मिल चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आई एम वेरी श्योर कि आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जा रहे होंगे। अगर आपको कहीं से भी इस लेक्चर ने बेनिफिट पहुंचाया है तो प्लीज आप इसको आगे भी दूसरों को शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और सजेशन या रिकमेंडेशन है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी टीम इसको रिव्यू करेगी और अगर हमें ठीक लगता है तो हम उसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ऑल्सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग अस। ओके, तो कल फिर हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Nosat Sana signing off.